हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 15 सितंबर और है थर्सडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पेज पर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा आज भी डिस्कस कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बीसीसीआई ऑफिस बियरर्स कैन हैव 2 टर्म्स इन ए रो बिफोर कूल ऑफ पीरियड। तो गाइस क्या चल रहा है अभी, जो गांगुली और जयशाह क्या है उसके अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, तो उनको लेकर विवाद सा चल रहा है क्योंकि वो काफ़ी दिन से क्या है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो उनके टर्म को लेकर थोड़ा सा क्या चल रहा है, डिस्प्यूट सा चल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें 6 साल अभी हो जाएंगे, 2019 में उन्हें क्या हुआ था, अपॉइंट किए हुए थे वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया क्या होना पड़ेगा, अब 12 साल तक अब क्या रह सकेंगे, पोस्ट में रह सकते हैं, यानी कि पोस्ट में रह सकते हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह सकते हैं। और उसके बाद आपको कूल ऑफ पीरियड 3 साल का लेना होगा। पहले क्या था, 6 साल तक रह सकते हैं आप, सिर्फ 3 साल प्लस 3 साल। तो उसके बाद आपको 3 साल का कूल ऑफ पीरियड लेना होता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया क्या करना होगा आपको, 12 साल आप पोस्ट पर रह सकते हैं, उसके 3 साल बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, कूल ऑफ पीरियड लेना पड़ेगा। तो इस आर्टिकल में यही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि अब गांगुली और जैसा एलिजिबल है दोबारा कंटेस्ट के लिए, दोबारा इलेक्शंस के लिए, और फिर वो रीइलेक्ट हो जाएंगे गांगुली और जैसा। अब इस आर्टिकल में और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बीसीसीआई। बीसीसीआई एक बॉडी है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया में देखती है, गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर आपको वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में देखने को मिल जाएगा। बीसीसीआई एक रिचेस्ट गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की पूरे वर्ल्ड में, जो कि पार्ट है किसका, बिग थ्री इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आता है और इंग्लैंड और वेल्स के क्रिकेट बोर्ड आते हैं। तो उन दोनों में, उन तीनों में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट गवर्निंग बॉडी कौन सी है, बीसीसीआई। बीसीसीआई एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और वो किसी भी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में नहीं आती, और एज सच इट डज नॉट रिसीव एनी ग्रांट्स फॉर फंडिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से भी इसको कोई फंडिंग नहीं होती है। ये अपना खर्चा खुद करती है, यानी कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। बोर्ड फॉर्म हुआ था दिसंबर 1928 में, 1928 में। सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई थी तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। इट इज़ एन कंसोर्टियम्स ऑफ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, एंड द स्टेट एसोसिएशन सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करती है टर्न बाय टर्न बीसीसीआई प्रेसिडेंट के रूप में। ग्रैंट गोवन इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और एंथोनी डी मेलो इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे। बीसीसीआई मैनेज करती है 3 स्क्वाड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल क्रिकेट में। सबसे पहला है मेंस नेशनल क्रिकेट टीम, दूसरा वीमेंस नेशनल क्रिकेट टीम, और तीसरा है नेशनल अंडर 19 क्रिकेट टीम। ये गवर्नेंस बॉडी है किसकी भी, इंडिया ए की और इंडिया बी टीम की भी। एज पार्ट्स ऑफ इट्स ड्यूटी बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करती है सारे मैचेस के शेड्यूल्स जो खेले जाते हैं टीम्स के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्पोर्ट क्रिकेट से रिलेटेड है, जुरिडिक्शन इंडिया के अंदर आती है, मेंबरशिप इसकी 40 मेंबर्स हैं इसके अंदर। एब्रीविएशन इसका शॉर्ट फॉर्म बीसीसीआई है। फाउंड कब हुई थी, 1928 में। एफिलिएशन कब मिली थी इसको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा 31 मई 1926 में। रीजनल एफिलिएशन कब मिली थी इसको, एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा 19 सितंबर 1983 में। हेडक्वार्टर इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। प्रेसिडेंट इसके सौरव गांगुली है। सीईओ इसके हेमंग एमिन है, और वाइस प्रेसिडेंट इसके कौन है, राजीव शुक्ला। और सेक्रेटरी मेंस कोच कौन है इसके, राहुल द्रविड़। और सेक्रेटरी कौन है इसके, जैसा। और विमेंस कोच कौन है इसके, रमेश पवार। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इसी पेज पर दिया गया है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि उन्होंने एडिशन किया है 4 और ट्राइब्स को एसटी की लिस्ट में, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब की लिस्ट में। मूव विल बेनिफिट कम्युनिटीज़ इन हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़ में क्या होगा, ये बेनिफिट देगा कम्युनिटीज़ को। ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर का कहना है। हैती कौन कौन सी ट्राइब्स को ऐड किया गया, एक तो हैती ट्राइब है, ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। एक है द नारिकोवरन, एंड एक है कोरीविकरन हिल ट्राइब ऑफ तमिलनाडु, एंड दी बिजियाई ट्राइब इन छत्तीसगढ़, जो पहले क्या थी, एसटी में थी झारखंड में और उड़ीसा में, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में उसको किस में डाल दिया गया है, एसटी की लिस्ट में। पहले किसकी थी वो एसटी, झारखंड और उड़ीसा की। कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू ब्रिंग गोंड कम्युनिटी को भी किस में लाया जाएगा, 13 डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है उसको भी एसटी की लिस्ट के अंदर लाया जाएगा, शेड्यूल कास्ट के लिस्ट के अंदर लाया जाएगा।
ये इंक्लूड करेगा 5 सब कैटेगरी ऑफ द गोंड कम्युनिटीज की, जिसमें आती हैं धूरिया, नायक, ओझा, पथेरी और राजगोंड। Mr. Munda said the demand for the Binjai tribes to be added at the ST list at Chhattisgarh had been pending for around 15 years। पहले छत्तीसगढ़ ने कहा था कि इनको ST लिस्ट में डाल दो, इस वजह से बिंजिया ट्राइब को भी ST लिस्ट में डाल दिया गया छत्तीसगढ़ के लिए। कैबिनेट ने अप्रूव किया है बेटा कुराबा, एक सिनोनियम यानी कि सेम नाम किसके लिए, काडू कुरुबो के लिए, ट्राइब्स के लिए जो कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट ने अप्रूव किया है सिनोनियम्स कौन से टाइप के लिए, भारिया के लिए। वैराइटीज एडियन इंक्लूड भूमिया और भूमिया इसको बोल सकते हैं अब। गधवा के लिए गढ़वा, और धनवारी के लिए क्या जोड़ा है, धनवार या धनुवार। नेजिसिया के लिए जोड़ा है नेजेशिया, किसान। एंड पौंड के लिए क्या जोड़ा है, पौंड के लिए पौंड। अब इस आर्टिकल में क्या था, ये इंपॉर्टेंट था कि कौन कौन सी ट्राइब्स को जोड़ा गया है, हाथी को और नेरेकोवरन, कुरीविक्रम और कौन सी को, बिंजिया को। ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 5th पेज पर दिया गया है स्टेट्स की न्यूज में। होम मिनिस्ट्री टू होल्ड मीटिंग ऑफ एपी तेलंगाना ऑन September 27, यानी कि होम मिनिस्ट्री क्या मीटिंग को होल्ड करेगी एपी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, क्योंकि अनरिजॉल्व इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन टू स्टेट्स के बीच में जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए। तो कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि क्या है गाइस, एपी की क्या है, 3 कैपिटल आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके ऊपर ही क्या चल रहे हैं, अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो पहले उन कैपिटल को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एपी की क्या है, 3 कैपिटल है। एक तो अमरावती। इन अगस्त 2020 में आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन और उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020 को पास किया था। इसके अकॉर्डिंग प्रोविजंस लाए गए थे कि विशाखापट्टनम एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, किसकी, आंध्र प्रदेश की। और अमरावती और कुन्नौल क्या है, एक लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कैपिटल है, किसकी, आंध्र प्रदेश की। विशाखापट्टनम क्या है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और अमरावती क्या है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कुन्नौल क्या है, जुडिशियल कैपिटल है। तो उसके ऊपर क्या चल रहे हैं, अभी डिस्प्यूट से चल रहे हैं। तो उनके उनमें किस तरीके से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो पावर का, उसको लेकर इस आर्टिकल में दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री हैज सेंड द एजेंडा फॉर द मीटिंग विद 14 इशू, इसमें डिस्कस होंगे जो मीटिंग होगी, टू द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द 2 स्टेट गवर्नमेंट एंड सेक्रेटरीज ऑफ द फाइनेंस, फूड पर, एजुकेशन पर, एग्रीकल्चर पर, पेट्रोलियम पर, हेल्थ मिनिस्ट्री पर, beside the railway board chairman and ministers. The agenda of the meeting was divided between discussing bilateral and other issues, को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। It was said in the bilateral category में इसको देखा जाएगा। The meeting will discuss होगी division of institutions, किस तरीके से 3 कैपिटल्स में इंस्टीट्यूशन का डिवीजन हो इन द अर्थवाइल स्टेट यानी कि एपी में। फंडिंग फॉर आंध्र प्रदेश कैपिटल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन कैसे बनाए जाएं तीनों कैपिटल में। इन द स्टेट विल फॉर्म द अदर ग्रुप। तो इस चीज को आपको देखना है कि 3 कैपिटल क्या है, एपी की है। यही क्या था इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट था। जब मीटिंग होगी उसके ऊपर जो बात होंगी, डिस्कशन होगा, वो हम क्या होगा जब न्यूज़पेपर में आएगा उसको डिस्कस कर लेंगे। अब इसके साइड में एक ब्रीफ में एक और न्यूज आर्टिकल दिया गया है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को एक्सपर्ट विजिट्स करेंगे हसन्स के होयसाला टेम्पल को। कौन, यूनेस्को एक्सपर्ट्स विजिट करेंगे हैसन के होयसाला टेम्पल को। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो यूनेस्को और एक है हैसन का, हैसेंस का होयसाला टेम्पल। तो पहले यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनेस्को क्या है, एक यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, जिसका एम है कि हम प्रमोट करें वर्ल्ड पीस, यानी कि वर्ल्ड में शांति लाएं, सिक्योरिटी बनाए रखें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाए रखें, किस चीज़ में, एजुकेशन में, आर्ट्स में, साइंस में और कल्चर में। इट हैज़ 193 मेंबर स्टेट है इसके, और 12 इसके एसोसिएट मेंबर है। कितने, 193 मेंबर स्टेट है और 12 इसके क्या है, एसोसिएट मेंबर्स हैं। एज वेल एज पार्टनर्स हैं इन द नॉन गवर्नमेंटल इंटर एज वेल एज पार्टनर्स इन द नॉन गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल प्राइवेट सेक्टर में इसके क्या है, पार्टनर्स हैं। हेडक्वार्टर एट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा इसका, यूनेस्को का। यूनेस्को हैज़ 53 रीजनल फील्ड्स ऑफिसेज हैं इसके, एंड 199 नेशनल कमीशंस हैं जो फैसिलिटेट करते हैं ग्लोबल मैंडेट को। यूनेस्को फाउंड हुआ था 1945 में। इसके सक्सेसर कौन थे पहले, लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशंस। उससे पहले क्या थे, ये था यूनेस्को से। इस कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करता है एजेंसी गोल्स को, गवर्निंग स्ट्रक्चर्स को, ऑपरेटिंग
फ्रेमवर्क को। यूनेस्को फाउंडिंग मिशन विच वाज सेव बाय द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसको बनाया गया, is to advance peace, sustainable development and human rights by facilitating collaborations and dialogue among nation, यानी कि डायलॉग हो, बातचीत हो नेशंस के बीच में जो इसकी मेंबर स्टेट है। इट परस्यूज दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू 5 मेजर प्रोग्राम एरियाज: एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल ह्यूमन साइंसेज, कल्चर एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन पर बात हो। यूनेस्को स्पॉन्सर्स करता है प्रोजेक्ट जो इम्प्रूव करते हैं लिटरेसी को, प्रोवाइड कराते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को, इनको ये प्रमोट करता है। एडवांस साइंस जो प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो इंडिपेंडेंट मीडिया और प्रेस फ्रीडम को, प्रिजर्व करते हैं रीजनल और कल्चर हिस्ट्री और प्रमोट करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को, उनको ये प्रमोट करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो एब्रीविएशन क्या है इसकी? यूनेस्को फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 में। जब क्या हुआ था? अक्टूबर में यूएन बना था। टाइप क्या है इसकी? यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। लीगल स्टेटस अभी ये एक्टिव है। हेडक्वार्टर इसका वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब थोड़ा सा हॉयसेला हॉयसलेसवार यानी कि अब थोड़ा सा हॉयसलेसवारा टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। तो एक रेफर्ड की जाती है, एक सिंपली इसको हम हेलीबिडू टेम्पल भी बोलते हैं। 12th सेंचुरीज की टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है जो डेडिकेटेड होती है लॉर्ड शिवा को। लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट है हेलीबिडू। ये टाउन है स्टेट ऑफ कर्नाटक में, यानी कि एक टाउन है स्टेट कौन से में? कर्नाटक में। इंडिया एंड फॉर्मल कैपिटल ऑफ होयसला एम्पायर। द टेम्पल वाज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ लार्ज मैन मेड लेक, यानी कि लार्ज मैन मेड लेक के ऊपर, मतलब उसके किनारे इस टेम्पल को बनाया गया है। एंड स्पॉन्सर की गई है किसके द्वारा? किंग विष्णुवर्धना के ऊपर ऑफ दी होसाला एम्पायर, जो कि होसाला एम्पायर के क्या थे? किंग थे। इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1121 सीई में और कंप्लीट हुआ था 1160 सीई में। ड्यूरिंग द अर्ली 14th सेंचुरी में हेलीबिदू एक ट्वाइस सेक्ड एंड प्लम्बर्ड बाय द मुस्लिम्स आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया, एंड टेम्पल एंड द कैपिटल फेल इनटू एन स्टेट ऑफ एन ruin एंड नेग्लेक्ट। it is 30 kilometers from Hassan city. Hassan city से कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। एंड अबाउट 210 किलोमीटर्स है बेंगलुरु से। द होसवारा टेम्पल सिविज्म ट्रांजिशंस मोन्यूमेंट, यह ट्रिवेशनलीज इंक्लूड मैनी थीम्स फ्रॉम वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म से, ये बहुत ज़्यादा इसमें थीम देखने को मिल जाएंगी जो ट्रांजिशन है किसका? हिंदुइज्म का। एज वेल इमेजेस फ्रॉम जैनिज्म से भी इसमें इमेज देखने को मिल जाएंगी। होयसवारा टेम्पल एक ट्विन टेम्पल है जो डेडिकेट होती है होयसवारा एंड संतिसवारा शिवा लिंगास्त को, नेम्ड आफ्टर द मस्कुलिन एंड फेमाइन एस्पेक्ट्स, बोथ इक्वल एंड जॉइंट एट देयर ट्रांसपोर्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो रिलीजन क्या है इसका? हिंदुइज्म से एफिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट हैसन में देखने को मिल जाएगी। डेटी इसके अंदर कौन है? शिवा। लोकेशन इसकी हेलीबीदू और स्टेट कहाँ है? कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये बनना है ओम, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट वाले पेज पर दिया गया है। तो इसमें एक आर्टिकल है मेमोरी लॉस 80 द परसेंटेज ऑफ ओल्डर पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19, यानी कि जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे ओल्डर पीपल, एंड शोड ए हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग एल्जाइमर, उनके अंदर हो चुकी है एल्जाइमर डिसीज। मतलब एल्जाइमर डिसीज का होता है भूलने की बीमारी। विद इन ए ईयर, यानी कि इसी साल, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी कंडक्टेड ऑन एन पेशेंट्स इन द यूएस, द रिसर्च पब्लिश इन द जर्नल्स में ऑफ एल्जाइमर डिसीज के बारे में बताया है, फाउंड किया है कि हाईएस्ट रिस्क है डिसऑर्डर के वाज अमंग वीमेन जो 85 प्लस है। द रिसर्चर्स ने कहा है इट इज़ इन अनक्लियर वेदर कोविड-19 ट्रेजेडी जो आई थी, न्यू डेवलपमेंट हुआ इस डिसीज़ का और इसका बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन देखने को मिला है। द हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ 6.2 मिलियन अडल्ट 65 एंड ओल्डर वर एनालाइज, यानी कि 6.2 मिलियन अडल्ट में देखने को मिल जाएंगे और 65 प्लस के जो एज हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं एल्जाइमर डिसीज़ क्या है। तो एल्जाइमर डिसीज़ एडी एक न्यूरोजेनरेटिव डिसीज़ है जो यूजुअली स्टार्ट्स होती है स्लोली एंड प्रोग्रेसिव वर्सन, यानी कि बाद में वो प्रोग्रेस देखने को मिल जाती है उसके अंदर। एक कोस है किसकी वजह से 60 to 70% किसकी केसेस में होता है? डेमेशिया। मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम्स के क्या है? डिफिकल्टी इन रिमेनिंग रिसेंट इवेंट्स, यानी कि जो भूलने की बीमारी होती है उसको ही क्या बोलते हैं? उसको ही हम एल्जाइमर्स बोलते हैं, यानी कि इंसान भूलने लगता है चीज़ों को जो पहले उसके साथ हुई हैं।
एज द डिसीज एडवांसेस सिम्टम्स कैन इंक्लूड प्रॉब्लम विद लैंग्वेजेस के साथ, यानी कि जैसे ही डिसीज ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रही है तो इसके सिम्टम्स भी बढ़ जाएंगे। क्या पहले प्रॉब्लम होगी लैंग्वेज को समझने में, डिसोरिएंटेशन होगा इंक्लूडिंग ईजिली गेटिंग लॉस्ट हो जाएंगे, मूड स्विंग्स होगा, लॉस ऑफ मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन खत्म सा हो जाएगा, सेल्फ निग्लेक्ट हो जाएंगे और बिहेवियर इश्यूज देखने को मिल जाएंगे। एज ए पर्सन कंडीशन डिक्लाइन दे ऑफन विड्रॉ फ्रॉम ए फैमिली एंड सोसाइटी। ग्रेजुअली बॉडीली फंक्शंस आर लॉस्ट, बॉडी के फंक्शन लॉस्ट हो जाएंगे, अल्टीमेटली वो फिर डेथ हो सकती है उससे। एल्दो द स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन बहुत कम हो सकती है, टिपिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉलोइंग डायग्नोसिस इज टू 3 to 9 years सिर्फ देखने को मिल जाएगी। कोर्स ऑफ एल्जाइमर डिसीज एक प्योरली अंडरस्टूड है, दे आर मैनी इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक्स रिस्क फैक्टर्स से क्या है, डेवलपमेंट के से एसोसिएटेड है। एट द स्ट्रॉन्गेस्ट जेनेटिक रिस्क फैक्टर है इन इज फ्रॉम एन एलिना ऑफ बॉय। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, एल्जाइमर, स्पेशलिटी क्या है, न्यूरोलॉजी, सिम्टम्स क्या है, मेमोरी लॉस हो जाती है, प्रॉब्लम विद लैंग्वेज, डिसोरिएंटेशन, मूड स्विंग्स, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, डिहाइड्रेशंस और निमोनिया इन द टर्मिनल स्टेज। यूजुअल ऑनसेट कब होती है, 65+ जब इंसान हो जाता है। ड्यूरेशन क्या है इसकी, लॉन्ग टर्म है। कॉसेस क्या है, प्योरली पुअरली अंडरस्टूड यानी कि सही से समझ नहीं पाता इंसान। रिस्क फैक्टर क्या है, जेनेटिक्स, हेड इंजरीज हो सकती हैं, डिप्रेशन में जा सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। डायग्नोस्टिक मेथड क्या है इसके, बेस्ड ऑन सिम्टम्स पर देखा जाएगा किस हिसाब से उसको डायग्नोज किया जाए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, नॉर्मल एजिंग, लेवी बॉडी, डेमेंशिया, ये सब देखने को मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ये है, नो स्पेसिफिक लॉ अगेंस्ट हेट स्पीच। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई लॉ नहीं है किसके अगेंस्ट, हेट स्पीच के। पोल बॉडी सेज इट रेजोर्ट्स टू प्रोविजंस, ये सब प्रोविजंस किस में दिए गए हैं, हेट स्पीच को लेकर कोई नया लॉ नहीं है, सब प्रोविजंस आईपीसी आरपी एक्ट में दिए गए हैं जो कि इस चीज़ को वॉयलेट करते हैं, हेट स्पीचेस अगर होती है तो। अब देख लेते हैं हेट स्पीच क्या होती है। ये मुद्दा बहुत दिन से इंडिया में चल रहा है हेट स्पीच को लेकर, यानी कि बहुत ही आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश हुए हैं, तो ये एग्जाम में भी आ सकता है। हेट स्पीच डिफाइन की गई है एक कैम्ब्रिज डिक्शनरीज के द्वारा, एक पब्लिक स्पीच है जो एक्सप्रेस करती है हेट और इनकरेज करती है वायलेंस टुवर्ड्स ए पर्सन और ग्रुप के टुवर्ड्स बेस्ड ऑन समथिंग सच एज रेस, उसके रेस को लेकर, उसके रिलीजन, उसके सेक्स, उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर। हेट स्पीच यूजुअली थॉट टू इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ एनिक्सिमिटी or disparagement of an individual or a group on account of a group characteristics such as race, color, national origin, sex, disability, religion और sexual orientation, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इसके बिहाफ पे कहता है, रेस, कलर, नेशनल ओरिजिन, सेक्स, डिसेबिलिटी, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर अगर कोई बात करता है तो उसको किस में आता है, हेट स्पीच में। लीगल डेफिनेशन क्या है इसकी, हेट स्पीच की वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये वेरी करती है। देयर हैज़ बिन मच डिबेट अवर फ्रीडम ऑफ स्पीच, हेट स्पीच एंड हेट स्पीच लेजिस्लेशन पर बहुत सारी डिबेटेड हुई हैं। द लॉज ऑफ सम कंट्रीज डिस्क्राइब हेट स्पीचेस को कैसे डिस्क्राइब करती हैं कुछ कंट्रीज के लॉ, स्पीच, गेस्चर, कंडक्ट, राइटिंग, डिस्प्लेज दैट इंसाइट वायलेशन और प्रेजुडिस एक्शन अगेंस्ट ए ग्रुप और इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंबरशिप इन द ग्रुप। यानी कि ऐसी स्पीच या गेस्चर या राइटिंग में या डिस्प्ले करते हुए किसी पर्सन के विरुद्ध अगर ऐसा बोला जाता है, किसी के ग्रुप में बोला जाता है, तो उसको हेट स्पीच माना जाएगा उसके मेंबरशिप्स के बेसिस पर। और दैट डिस्पैरेज और इंसिमेट और इन ग्रुप इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंबरशिप इन द ग्रुप। द लॉ में आइडेंटिफाई ए ग्रुप बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सर्टन characteristics. In some countries, hate speech लीगल टर्म नहीं है. Additionally, in some countries, including the US, much of what falls under the category of hate speech is constitutionally protected. In other countries, a victim of hate speech may seek redress under civil law और criminal law, यानी कि दोनों में ही बच सकता है जो हेट स्पीच करता है कुछ कंट्रीज में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है। पीएम में होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद पुतिन, यानी कि पीएम क्या करेंगे, अभी बायलैटरल टॉक्स लेंगे, किसके साथ, बायलैटरल टॉक्स करेंगे पुतिन के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ जो रशिया के प्रेसिडेंट है, और ऋषि के साथ। ही विल रीच समरकंद, वो पहुंचेंगे टुडे फॉर ए एससीओ समिट के लिए, आज के दिन ही समरकंद आपको उज्बेकिस्तान में देखने को मिल जाएगा।
तो जब बातें होंगी और डिस्कशन होंगे, जिस भी चीज़ पर डिस्कशन होंगे वो कल न्यूज़पेपर में आ जाएगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एससीओ। तो एससीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल स्कोप और पॉपुलेशंस को लेकर वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 60% एरिया ऑफ यूरेशिया को कवर करती है और 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन और मोर देन 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कवर करती है, यानी कि उसमें कंट्रीब्यूट करती है। एससीओ से पहले इसका सक्सेसर कौन था, संघाई 5। एक म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था 1996 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान के बीच में। ऑन 15 जून 2001 में लीडर्स ऑफ दिस नेशन एंड उज्बेकिस्तान में मिले थे संघाई में टू अनाउंस ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन विद डीपर पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा। एससीओ चार्टर साइन हुआ 7 जुलाई 2002 में एंड एंटर कब हुआ फोर्स में, कब आया, 19 सितंबर 2003 में। मेंबरशिप एक्सपेंड होती गई और 8 स्टेट इसमें जुड़ गए। विद इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 9 जून 2017 में। सेवरल कंट्रीज इसके ऑब्जर्वर्स हैं और डायलॉग पार्टनर्स हैं। एससीओ को गवर्न कौन करता है, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो एक साल में एक बार मिलती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो एब्रिविएशन क्या है एससीओ, इससे पहले कौन था, है संघाई 5। फॉर्मेशन 15 जून 2001। टाइप म्यूचुअल टाइप म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बीजिंग, चाइना। मेंबरशिप क्या है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्री देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जर्वर्स कौन है, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स कौन है, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की। और गैस अटेंडीज कौन है इसके, एशियनसिस, तुर्कमेनिस्तान और यूएन। और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है, चाइनीज, रशियन। अब हमने एससीओ के बारे में कवर देख कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड पेज पर दिया गया है, 13 पेज पर। पीस प्रोसेस इन पेरिल आफ्टर आर्मेनिया अजरबैजान क्लैश, यानी कि बहुत दिन से आर्मेनिया और अजरबैजान में क्लैश चल रहे हैं। अभी वहाँ पर क्या हुआ है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, उसके अंदर काफ़ी लोगों की क्या हुई है, जान गई है। अब इस पूरे कन्फ्लिक्ट को, यानी कि जो इश्यूज चल रहे हैं, जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, इस सेशन में हम उसको क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो किस चीज़ पर इनके ऊपर डिस्प्यूट चल रहे हैं इन दोनों कंट्रीज़ में, आर्मेनिया और अजरबैजान में, तो वो हिस्सा है, वो सेशन है, वो सेक्शन है किस पार्ट को लेकर इन दोनों में डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो पार्ट है नगोर्नो काराबख कॉन्फ्लिक्ट। एक एथनिक और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ये आपको मैप में भी देखने को मिल जाएगा, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो आपको ऑरेंज कलर का पार्ट देखने को मिल जाएगा, ये क्या है, ये है नगोर्नो काराबख। ये आपको अजरबैजान में देखने को मिल जाएगा। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। ओवर द डिस्प्यूट रीजन ऑफ नगोर्नो काराबख इनहेबिटेड मोस्ट बाय द एथनिक आर्मेनियंस। आर्मेनियंस कहते हैं ये हमारा है और अजरबैजानियन कहते हैं ये हमारा है। एंड 7 सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स इनहेबिटेड मोस्टली बाय अजरबैजान के द्वारा, ये अजरबैजान में भी देखने को मिल जाएगा आप सारा का सारा ये। अंटिल देयर वैकेशंस इन द फर्स्ट नगोर्नो काराबख वॉर। सबसे पहले क्या हुआ था, ये एवोक्यूशन देखने को मिला था इन दोनों में से, किस में सबसे पहले, अजरबैजान में सबसे पहले नगोर्नो काराबख वॉर में। सम ऑफ दिस टेरिटोरी आर de facto control and some are claimed by the Breakaway Republic of Artsakh, although they have been a de jure internationally recognized as a part of Azerbaijan। यानी कि de jure ने जो jurisdiction है उसने किसको ये दे दिया था पार्ट, अजरबैजान को। आफ्टर मैथ ऑफ फर्स्ट नगर्नो काराबख वॉर 1988 से 1994 में सबसे पहली वॉर हुई थी इन दोनों को लेकर, किसको बीच में लेकर, नगर्नो काराबख वॉर। विद द प्राइमरी गोल क्या था, रिक्लेम करें हम लेस माउंटेनस डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउदर्न नगर्नो काराबख which were easy to take than the region well fortified interior। In response Armenia and Artsakh introduced martial law and total mobilization। इनकी वजह से क्या हो गया था, आर्मेनिया और आर्टसक में मार्शल लॉ लग गया था। वाइल अजरबैजान ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया था मार्शल लॉ। एक कर्फ्यू एंड पार्शियल मोबिलाइजेशन, तुर्की ने प्रूव किया मिलिट्री सपोर्ट ऑफ अजरबैजान को। although the extent of its support has been disputed, Turkey's involvement is thought to have been an attempt to extend its sphere of influence both by giving Azerbaijan the upper hand in conflict and marginalizing Russian influence over the region। The war was marked by the deployment of drones, sensors लगे थे, long range heavy artillery लगे थे, मिसाइल स्ट्राइक्स हुई थी, as well as by
state propaganda and use of an official social media accounts in online information warfare. इन पार्टिकुलर अजरबैजान वाइड स्प्रेड यूज ऑफ ड्रोन्स, अजरबैजान ने बहुत सारे ड्रोन्स को यूज़ किया था, as seen as crucial in determining the conflict outcomes. Numerous countries and the UN strongly condemned किया था इसको, जो यानी कि इसकी क्रिटिसाइज की थी, निंदा की थी इसकी, द फाइटिंग एंड कॉल्ड ऑन बोथ साइड टू डिस्कलेट, यानी कि इसको बंद करें, टेंशंस को, और रिज्यूम करें मीनिंगफुल नेगोशिएशन. 3 सीज फायर हुई रशिया के द्वारा, फ्रांस के द्वारा और यूएस के द्वारा, जो इसको कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक पाई. तो इसके ऊपर ही, इस छोटे से हिस्से के ऊपर ही क्या चलती है, अजरबैजान और आर्मेनिया में हमेशा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, नगोर्नो काराबख कॉन्फ्लिक्ट. तो देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप.